everyone, welcome back to my channel Study Your Way. I am Shruti and I'm back with another video. So इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में, जो है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया एंड पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था, सबसे पहले देखा था कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर इनकम का फैक्टर देखा। देन हमने देखा कि नेशनल डेवलपमेंट कैसे हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है और हमें करेक्ट जो पाथ है वो चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन हमने देखा था कि हम दो कंट्रीज़ को या दो स्टेट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग इनकम, और इनकम के बाद हमने देखा था पर कैपिटा इनकम से हम कैसे कंपेयर करेंगे। अब इनकम के अलावा और कौन से क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिससे हम दो कंट्रीज़ या दो स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, तो वो हम देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया टॉपिक में। तो सबसे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी डेवलपमेंट में, उसमें मैंने बताया था कि इनकम के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट में आए, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में, जैसे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये सब जो चीज़ें थी वो पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी इनकम के अलावा। तो वैसे ही नेशन डेवलपमेंट जो है, नेशनल डेवलपमेंट, उसमें भी सिर्फ इनकम के अलावा और भी दूसरी जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। तो इन क्राइटेरियाज़ को पढ़ने से पहले टेबल 1.4 जो आपके बुक के पेज नंबर 10 पे दिया है, आप एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके वो टेबल जो है वो अच्छे से पढ़ लो, और टेबल 1.3 भी पढ़ लेना। उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करो। टेबल को रीड कर लिया। अब जो टेबल 1.3 है वो बताता है कि स्टेट्स के पर कैपिटा इनकम क्या है। हरियाणा की है 1,62,034, केरला की है 1,40,190, बिहार की है 31,454। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज़्यादा है और बिहार की जो है वो सबसे कम है। तो अगर सिर्फ पर कैपिटा इनकम को हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक पकड़ें, अगर स्टेट्स को कंपेयर करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि हरियाणा जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कंपेयर टू बिहार इन तीनों स्टेट्स में। अब 1.4 जो टेबल है वो दिखाता है अलग अलग क्राइटेरियाज़ के साथ, वहाँ पे दिया गया है हमें डेटा जो हरियाणा, केरला एंड बिहार के बारे में है। अब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है पर 1000 लाइव बर्थ्स अगर होती हैं, ये जो डेटा है ना, ये 2015 और 2016 का है, वो उन सालों का डेटा है जो हम आज देख रहे हैं। तो ये जो डेटा है उसमें हरियाणा, केरला, बिहार, इन तीनों स्टेट्स की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट दिया है पर 1000 लाइव बर्थ्स, लिटरेसी रेट दिया है, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो ऑफ सेकेंडरी स्टेज, जो लोग स्कूल में जा सकते हैं वो, ठीक है। तो अब हरियाणा का जो सबसे ज़्यादा जिसका पर कैपिटा इनकम है, वहाँ पे IMR यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 33 है पर 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं एक साल में, उसमें 33 बच्चे ऐसे होते हैं, 33 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक साल अपनी एज का कंप्लीट करने से पहले ही मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। वेयर एज केरला भले ही हरियाणा के पर कैपिटा इनकम से थोड़ा कम हो, लेकिन वहाँ पे जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो है 10, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हरियाणा में। और वैसे ही बिहार में 38 है IMR। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में। देन लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो हरियाणा और केरला में तो फिर भी ठीक है, 82% इन हरियाणा एंड केरला में 94%। हम सबको पता है कि साउथ का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट कंज्यूम करता है, सॉरी कंज्यूम शायद राइट वर्ड ना हो, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट होता है। तो बिहार का लिटरेसी रेट 62% है, यानी वहाँ पे ज़्यादा लिटरेसी नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़ने को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। देन जो बच्चे 14 से 15 साल के एज में स्कूल्स में जाते हैं, उनका जो है नेट अटेंडेंस रेशियो दिया हुआ है। हरियाणा में 61 है, केरला में 83 है और बिहार में 43 है। और ये जो रेट है वो 2013 और 2014 का दिया हुआ है। तो हरियाणा में 61 रेशियो दिया हुआ है उसका। तो मतलब 100 लोगों में से सिर्फ 61 जो लोग हैं वो पढ़ने जा सकते हैं वहाँ पे, ऐसा है। केरला में वो बहुत अच्छा है, 83, 100 में से 83 जो बच्चे हैं 14-15 साल के वो पढ़ने जाते हैं। और बिहार में 43 है, यानी कि आधे से भी कम बच्चे बिहार में
पढ़ने जाते हैं और आधे से ज़्यादा बच्चे को पढ़ने की इजाज़त ही नहीं है, वो पढ़ने ही नहीं जाते। तो ये डिफरेंस जो है वो भी कंसिडर होना चाहिए अगर एक स्टेट या एक कंट्री को हम कंपेयर करते हैं, ना कि सिर्फ उनकी पर कैपिटा इनकम। सो सेकेंड टॉपिक है वो है पब्लिक फैसिलिटीज़। अब आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स की, मतलब हरियाणा और केरला की अगर हम कंपैरिजन करें तो पर कैपिटल इनकम जो है हरियाणा का वो ज़्यादा है केरला से, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग भी क्राइटेरियाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हरियाणा जो है केरला से पीछे है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसा ही वो सारी चीज़ें आपके लिए नहीं ला सकता जिनको आपको जिनकी ज़रूरत है अपनी लाइफ अच्छे से और एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए। जैसे अगर आपके पास कितना भी पैसा है लेकिन फिर भी अगर पोल्यूशन वाली एयर है तो वो आपको कंज्यूम करनी ही पड़ेगी। आपको कितना भी पैसा होगा तो आपको पोल्यूशन फ्री एयर तो मिलने वाली नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि आज इस कोरोना के सिचुएशन में जो इन्फेक्शियस वायरस जो फैल रहा है इतना सारा, वो ये देख के तो नहीं फैलता कि ये गरीब है, ये अमीर है, इसके पास कितना पैसा है, इसके पास कितना कम पैसा है। आपके पास करोड़ों की दौलत भी होगी, फिर भी अब आप अगर प्रिकॉशंस नहीं लोगे तो आपको कोरोना हो सकता है। ज़रूरी नहीं हो, मैं गॉड फॉरबिड हो ऐसा नहीं बोल रही मैं, लेकिन फिर भी हो सकता है। वो देख के तो नहीं आता ना कि ये गरीब है या अमीर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि एग्जाम्पल था कि पैसे से हर वो चीज़ नहीं हम लोग खरीद सकते जो हमारे लाइफ को एक अच्छी लाइफ बना सके। अनदर एग्जाम्पल कि अगर सपोज आपका एक गाँव, बुक में ये एग्जाम्पल दिया है, मेरा खुद का नहीं है। आपके गांव में आप अकेले ऐसे इंसान हो या आपकी अकेली ऐसी फैमिली है जो पढ़ना चाहती है, लेकिन आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको पढ़ने नहीं देता है। आपके जो आजू बाजू के लोग हैं वो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने लिखने में। तो अनलेस एंड अनटिल अगर आपके जब तक आपके गांव में कोई स्कूल या कॉलेज नहीं बनता है, सॉरी स्कूल नहीं बनता, तब तक आपको पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट वहाँ के लोगों में भी नहीं आएगा और आप भी नहीं पढ़ पाओगे। और दूसरा वे क्या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको कहीं बाहर भेजिए दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए, तभी आप पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो पढ़ना चाहते हैं। आप एक एग्जाम्पल इमेजिन करो कि आप एक क्लास में बैठे हो, 30 स्टूडेंट्स की क्लास होती है मिनिमम हमारे स्कूल्स में। अब उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो ध्यान देना चाहते हैं जब टीचर पढ़ाते हैं, और उनमें से कुछ होते हैं जो उनको परेशान करना चाहते हैं, शोर मचाएंगे, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करेंगे। तो आप सोचो कि जब ऐसा माहौल होगा तो आपको पढ़ने का मन नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होगी, और आपके दिमाग में, हम लोग बच्चे होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ भरता रहता है जो हमारे एनवायरनमेंट में चलता है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे दिमाग में भी होता है। सो गवर्नमेंट को ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो एजुकेशन रेट है या लिटरेसी रेट है वो बढ़े। दूसरा एग्जाम्पल है कि ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे लड़कियों को प्राइमरी स्कूल के बाद या सेकेंडरी स्कूल में जाने से रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है उन स्कूलों में। जो गवर्नमेंट है नेशनल डेवलपमेंट में यही सब चीज़ें जो है वो भी कंसिडर होनी चाहिए स्टेट के कंपैरिजन में या कंट्री के कंपैरिजन में। अब केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन इन दोनों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दबाव दिया जाता है और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यही सब चीज़ें हैं जो अदर देन इनकम स्टेट और कंट्री के कंपैरिजन में इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी में इंक्लूड कर दूँ, जो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ताकि फिर ज़्यादा अलग से 1-2-3 मिनट की वीडियो ना बनानी पड़े और इसमें आप थोड़ा सा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा देख के ये चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म कर दें और फिर नेक्स्ट वीडियो से नया चैप्टर आ जाएगा। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में क्या है? इसमें है कि अब बहुत सारी कंट्रीज़ या स्टेट्स जो हैं वो डेवलप्ड हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगी कि ये जो डेवलप्ड उनका जो टैग है या वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो चुका है वो उसे और भी ज़्यादा करें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट लाएं, या फिर एटलीस्ट फ्यूचर जनरेशन्स तक ये जो डेवलपमेंट है उसे मेंटेन करें, और ये होना भी चाहिए। लेकिन फिर भी जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो बार बार 20th सेंचुरी के जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो बार बार हमें आगाह करते आ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट आजकल हमारे सेंचुरी में या हमारे साथ हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोगों को हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं जो हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन तक भी पहुंचाने हैं, उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब
सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर रिसोर्सेज की बात करें तो ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसमें जो पानी है वो बार बार रिप्लेनिश होता रहता है रेन वाटर के थ्रू। बट अगर इसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो वापस नहीं आ सकते, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सालों साल लगते हैं जो रिसोर्सेज है उन्हें बनने के लिए। सो हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है कि जिसमें हम अदर अल्टरनेटिव वेज या अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ला सके, जिससे हम अपना डेवलपमेंट भी करें और हमारी फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कोल, वाटर, ये सब यूज़ होते थे, आजकल सोलर एनर्जी के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती है। सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है इंडिया में, हमारे पास कोई कमी नहीं है सूरज की रोशनी की। तो हम लोगों को जो रिन्यूएबल रिसोर्स है सूरज की रोशनी का, सनलाइट का, वो हमें अच्छे तरह से यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे दो जो एग्जांपल दिए, ग्राउंड वाटर इन इंडिया और एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए, वो आप एक बार पढ़ लो। सो डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। सो यही था इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है। मेरे 2 वीडियो में ये चैप्टर जो है मैंने कवर कर लिया है। दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एक तो ये वीडियो है, इसके पहले की जो वीडियो है वो भी डाल दूंगी, और हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है वो मैंने स्टार्ट किया है तो उसकी भी लिंक डाल दूंगी, और इसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट में बनाऊंगी। इकोनॉमिक्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट नहीं आएगी, सीधे से सीधे मैं इकोनॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें हर चैप्टर के वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे लंबे वीडियोज़ नहीं बनते इकोनॉमिक्स के, तो ईजिली हार्डली 1 या 2 वीडियो में सब कुछ जो है वो